हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो आज हम महेश कुमार बर्नवाल जी द्वारा लिखित हिस्ट्री के जो है एनसीईआरटी सार संग्रह का पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि वन लाइनर सीरीज हमारी शुरू हुई है। इसका ये पार्ट 3 रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। ब्रिटिश काल की जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां हैं उसके बारे में चैप्टर रहेगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो ये इलाहाबाद की संधि के बाद वर्ष 1765 में आरंभ हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश जो है सर एलिजा इम्पे थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे स्टडी पॉइंट से रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले आईसीएस अधिकारी जो प्रथम भारतीय रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। तो ब्रिटिश भारत में जो भी लोकसभा संबंधी आयोग थे उनके बारे में बताया गया है और कौन से वर्ष में वो आयोग लागू हुआ था और कौन उस समय गवर्नर जनरल थे। तो एचिंसन आयोग सबसे पहले हमारे पास आ जाता है। एचिंसन आयोग जो कि 1886 ईस्वी में लागू हुआ था और इस समय लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल भारत के थे। इस्लिंगटन आयोग नेक्स्ट हमारे पास है। इस्लिंगटन आयोग जो कि 1912 में लागू हुआ था और इस टाइम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। तीसरा हमारे पास आ जाता है ली आयोग जो कि 1923 ईस्वी में लागू हुआ था। इस समय जो है लॉर्ड रीडिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर दिया गया था? तो ये ली आयोग के सुझाव पर, जो कि 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय में लागू हुआ था, तो इस समय दिया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये लॉर्ड वेल्जली के द्वारा की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये हैदराबाद के निजाम थे। इन्होंने सबसे पहले 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में लागू की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, जिसे मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति कहा जाता है, इसका संबंध किससे था? तो ये सर जॉन लॉरेंस से संबंधित थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1849 ईस्वी से में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय जो है लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1948 से लेके 1956 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, तो उस समय डलहौजी जो है गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, राज्य हड़प नीति में क्या कहा गया है कि ऐसा राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो जो भी राज्य जो है अंग्रेजों की सहायता से सहयोग से निर्मित हुआ है, तो उनके राजा को कोई भी पुत्र जो है गोद लेने की आज्ञा नहीं थी। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउटरम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको कि व्यपगत सिद्धांत के
अंतर्गत अधिग्रहित किए गए कुछ राज्य। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो भी कुछ राज्य जो अंग्रेजों ने हड़पे थे, उनकी कुछ लिस्ट है और उनके वर्ष हैं। तो सबसे पहले सतारा का राज्य जो कि 1848 में, उसके पश्चात जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी का राज्य जो है 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध अंतिम में अवध 1856 में। नेक्स्ट हम देखते हैं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और इसके पश्चात जो है क्वीन का शासन शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित हुई थी। तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो ये स्ट्रेचरी आयोग जो कि 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग था, इसका गठन किया गया था स्ट्रेचरी आयोग। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन जो कि स्वयं के द्वारा चलाया गया शासन है, उसका जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो इन्होंने मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद का उप दीवान घोषित किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश काल के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर ब्रिटिशरों के अधिकार और वो किस वर्ष में हुए थे। तो सबसे पहले नेपाल पे उनका अधिकार 1816 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। दूसरा सिंध के राज्य पर 1843 में, इस समय लॉर्ड एलिनब्रो गवर्नर जनरल रहे हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है भूटान पर उनका शासन जो है 1865 ईस्वी में रहा है और उस समय लॉर्ड लॉरेंस जो है वाइसराय रहे हैं। और बर्मा पे 1885 में, उस समय लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वाइसराय के रूप में सुसज्जित थे। उसके बाद हम देखते हैं 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ, उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। और नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन के जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह के प्रभाव रहे हैं, उसके बारे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 1892 में लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी को चुना गया था और ये चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ये विचार किसने दिया, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो ये कार्ल मार्क्स जो कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा के जनक इन्हें कहा जाता है, इनके द्वारा ये ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये विचार दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है। तो ये रजनी पाम दत्त हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस बुक्स के ऑथर्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो टिस्को की स्थापना जो है जे.एन. टाटा के द्वारा वर्ष 1907 में की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि स्मॉल स्केल पे काम करने के लिए कुटीर स्पिनर्स ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये काबसजी डावर के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था।
तो ये 1833 ईस्वी में स्थापित हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा था। 1813 के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाले भारतीय उद्योग कौन सा था? तो ये मुक्त व्यापार से प्रभावित होने वाला कपड़ा उद्योग था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रमुख कृषि पद्धतियां, प्रमुख कृषि प्रथाएं और उनकी विशेषताएं, जैसे कि तनकठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि का 3/20 भाग नील की खेती के लिए नील भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दादनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिमी अथवा पेशगी के रूप में धन लेते थे। इसके पश्चात ब्रिटिशकालीन भू राजस्व। ब्रिटिश काल में किस किस तरह के भू राजस्व, भूमि कर जो है ब्रिटिशर्स द्वारा लिए जाते थे, उनके बारे में एक मैप के फॉर्म में यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो समझेंगे इनके बारे में। सबसे पहले आ जाता है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। तो इस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे। ये मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के राज्यों में ये जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कर लगाया जाता था, भू राजस्व जो लगाया जाता था। समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग में ये लगाया जाता था। इसमें जो है भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, जो भूमि का अधिग्रहण जो है हमेशा के लिए जमींदार के पास होता था। इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है जमींदार की थी। तो ब्रिटिश सरकार को जो कर देगा वो इसमें जमींदार ही देता था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैयतवाड़ी कर। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट कर है भू राजस्व से संबंधित। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा और बहुत से एग्जाम में देखा भी होगा इसके संबंधित क्वेश्चंस, तो पढ़ेंगे इसके बारे में। उस समय जो है थॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल थे और बम्बई, मद्रास और असम के प्रमुख क्षेत्रों में ये कर लिया जाता था। समस्त ब्रिटिश भारत के 51% भाग में ये कर लिया जाता था। तो भूमि का मालिक जो है इस कर में के अंतर्गत किसान रहता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी, अब यहाँ पर जमींदार से हटकर जिम्मेदारी किस पे आ गई थी? किसान की ही जिम्मेदारी थी कि वो ब्रिटिश सरकार को कर दे, और कर की दर जो है 33% से लेके 55% कर उसे ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है महालबाड़ी प्रथा। तो महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ प्रांत और पंजाब के कुछ एरियाज आते थे। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भाग जो है इसके अंतर्गत आता था। भूमि पर गांव का अधिकार, और इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। अब किसानों से हटके जो है मुखियाओं पर, भूमि पर जो है गांव का ही अधिकार होता था, और गांव के मुखियाओं की जो है ड्यूटी होती थी जो वो ब्रिटिश सरकार को कर दे। तो इसमें कर की दर बहुत ही अधिक रहती थी, 60 से 70%। यहाँ पर 7% मेंशन किया गया है, तो हम 60% ही लेके चलेंगे। 60% दर से इन्हें भूमि कर जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। उसके कुछ प्रभाव जो इन तीनों करों के, जो भू राजस्व कर, जो कि हमारे पास जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, इन तीनों के कुछ स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के प्रभावों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका आम जनता और भारतीय किसानों पर किस प्रकार के प्रभाव रहे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिस पारंपरिक तरीके से कृषि पर निर्भर थी, उसका विघटन हो गया। दूसरा, कृषकों की दरिद्रता। अब 60 से 70% तक अगर आप अंग्रेजों को ही भू कर दे रहे हैं, तो कृषक अपने लिए खास कुछ बचा नहीं पा रहे थे, तो कृषकों में दरिद्रता फैल गई। नेक्स्ट, कृषि में ठहराव तथा अवनति। अब एक ही तरह की कृषि धन के लाभ में की जाने लगी, तो कृषि का ठहराव हो गया और अवनति हुई। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय। कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि जो है मुख्यतः इकोनॉमी बेस की जाने लगी, पैसे कमाने का एक जरिया बन गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
वह कौन-सी भू-राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो ये रैयतवाड़ी भू-राजस्व व्यवस्था थी, जो कि अभी हमने पढ़ा है। लगभग 51% भारत समस्त ब्रिटिश भारत पर लागू की गई थी। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भारतीय इलाकों पर लागू की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है भारत में रेलवे का जनक। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता कि भारत में प्रथम रेल कब से कब कहाँ कौन सी सन में चली थी और मुंबई से कहाँ तक मुंबई से थाने तक चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी को ही रेलवे का जनक भारत में माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा जिससे कि फार्मिंग सिस्टम का भू राजस्व की फार्म सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो इन्होंने फार्मिंग सिस्टम को जो है भू राजस्व की वसूली के लिए प्रारंभ किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।